Okay, so hi, hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released movie called Troll 2 जो कि हाल ही Netflix पर टॉप 10 की ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रही है। इसका फर्स्ट पार्ट आज से 3 साल पहले जब रिलीज हुआ था यानी कि Netflix पर आया था, मैंने उन्हीं दिनों में उसे एक्सप्लेन कर दिया था। तो फिर सेकंड पार्ट को कैसे छोड़ा जाए, तो फाइनली ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में बताया जाता है कि मिट्टी और बर्फ से मिलकर बना एक चट्टान का वो टुकड़ा जो कि पहाड़ों का दिल माना जाता है, जिसे कि ट्रोल भी बोला जाता है। ट्रोल के अंदर भी इंसान की तरह धड़कता दिल होता है। 1000 साल पहले ये ट्रोल और इंसान साथ में रहा करते थे, लेकिन फिर बाद में ईसाई धर्म के प्रचारकों ने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इन ट्रोल्स को खत्म करने के लिए अपने एक खास किंग सेंट ओलाफ को भेजा, जिसके तलवार में इन ट्रोल्स को खत्म कर देने की ताकत थी, जिसने एक एक करके सभी ट्रोल्स को खत्म कर दिया। ये कहानी सुना रहे थे नोरा टेडमेंट के फादर नोरा को। तभी वहां पर उसकी मदर आ जाती है और कहती है कि बेटा अब सोने का वक्त हो चला है, जहां पर नोरा कहती है कि मुझे उनके बारे में और जानना है। जहां पर उसकी मदर ट्रोल से रिलेटेड एक 11 नटखट ट्रोल्स की कहानी उसे सुनाती है और एक धुन भी उसे बताती है जो कि ट्रोल्स को बहुत ज्यादा पसंद थी। और अब ऐसा करते करते टोटल 30 साल निकल जाते हैं, जिसके बाद में सीन नॉर्वे में शिफ्ट होता है। यहाँ पर एक बियाबान के अंदर कभी उसके फादर काम किया करते थे, लेकिन फर्स्ट मूवी के अंदर उनके चले जाने के बाद में अब नोरा उसी जगह पर अपना बेस कैंप बना करके रह रही थी। कि तभी यहाँ पर आंद्रेज नाम का फर्स्ट मूवी से उसका पुराना फ्रेंड मिलने के लिए आता है, जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता था। उसका बताना था कि क्या तुम आज भी ट्रोल्स के ऊपर अपनी रिसर्च कर रही हो? वेल, तुम्हें जानकर ही बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास एक ऐसी चीज लेकर के आया हूँ जिसे देखकर तुम बिल्कुल पगला जाओगी। वेल, यहाँ पर वो बहुत सारी किताबों को हाथ में भी उठाता है। उनमें से एक किताब जिस पर उसकी खुद की पब्लिशिंग हो रखी थी, यानी कि उसी ने ही वो किताब लिखी भी थी, तो वो नोरा को उस किताब को पढ़ते देखकर खुश भी होता है। जिसके बाद में ये लोग पहुंचते हैं बिमोरी क्राफ्ट स्टेशन, जो कि होता है गवर्नमेंट का वो सीक्रेट अड्डा जिसमें ढेर सारे पुराने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, रखे गए थे और दुनिया समाज से बिल्कुल दूर थे। यहाँ पर फर्स्ट टाइम नोरा अपने आंखों के सामने एक 100 साल से बुत बने पड़े बहुत बड़े ट्रोल को देख पाती है। तभी मेजर मेरियन रदानी वहां पर पहुंचती है और बताती है कि ये जो शरीर है हमें बर्फ के अंदर जमा हुआ आज से करीब 100 साल पहले मिला था। ये बॉडी आज भी सो रही है। हम चाहते हैं कि इसे जगाएं, इससे थोड़ी बातचीत करें ताकि हमें इसके पूरी राज, इसकी बॉडी, इसके नेचर, इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि लास्ट टाइम जब एक बहुत बड़े ट्रोल ने नॉर्वे के ऊपर हमला कर दिया था तो हमने उसे यूवी लाइट्स के थ्रू हरा दिया था। वैसे टेंशन मत लो, यहाँ पर भी काफी सारी यूवी लाइट्स हैं। अगर ये बहुत बड़ा महाकाल जिंदा हो गया तो यूवी लाइट्स के थ्रू सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम इसे पत्थर बना सकते हैं, मगर उसके लिए पहले इसे जगाना जरूरी है। और लास्ट टाइम हम जानते हैं कि तुमने इनसे बात करी थी, तो शायद इस काम में तुम हमारी मदद कर सको। वेल, नोरा जानती थी कि ये ट्रोल्स बुरे होते नहीं हैं, बुरे तो हम इंसान होते हैं जो कि इन पर इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इन्हें जीने नहीं देते हैं, इन्हें बार बार खोज करके अपने पास ले आते हैं और फिर इन्हें दर्द देते हैं। वो कहती है कि शायद इस काम में मैं आपकी मदद ना कर सकूं, और वो टॉयलेट का बहाना बना करके वहां से जाने लगती है। लेकिन हमेशा से उसके पिताजी ने ट्रोल्स के ऊपर स्टडीज करी थी, उसकी मॉम ने भी उसे ट्रोल्स की कहानियां सुनाई थी, तो ये सारी चीजें, ये हमदर्दी उसे जाने नहीं देती और वो सीधा उस बड़े से ट्रोल जिसका नाम होता है योटन, उसके पास मुंह तक पहुंच जाती है। उसके पास एक छोटा सा उन्हीं ट्रोल्स का एक पत्थर का टुकड़ा भी होता है। वो उसे उस पर टच करती है और अपनी माँ की दी हुई कहानी जो कि बचपन में वो सुना करती थी वही सुनाती भी है। और अब अचानक से उस पत्थर के टुकड़े और उस कहानी से वो ट्रोल जीवित हो उठता है, यानी कि उसके अंदर जान आ जाती है, उसकी आंखें हिलने लगती है। अपने आप को बंदिशों में पाकर हाथों पर बड़ी बड़ी जंजीरों को देख करके ट्रोल को गुस्सा आ जाता है। वो सबसे पहले तो उन्हें तोड़ता है। इंसान, आर्मी, जितनी भी लोग वहां पर मौजूद होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सबसे पहले तो यूवी लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो रडानी थी वो चाहती थी कि हम इस ट्रोल के ऊपर और एक्सपेरिमेंट कर सकें, इसलिए उसे अभी भी जो वो जिंदा हुआ है थोड़े पल के लिए और जीने दिया जाए, इसलिए वो कॉफी गिरा करके यूवी लाइट्स की रोशनी को ही बंद करवा देती है। अब यहाँ पर ट्रोल महाराज यानी कि ह्यूटन, जो कि साइज में अभी तक का सबसे बड़ा महाकाल ट्रोल था, उसे कौन ही कितना रोक सकता था। वो कुछ ही पलों के अंदर मुक्के मार मार के वहां की जमीन को तोड़ फाड़ करके उस बिमोरी क्राफ्ट स्टेशन से निकल जाता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट हक्का बक्का रह जाती है कि आखिर इतने बड़े योटन को, यानी कि अब ट्रोल को काबू कैसे किया जाए। वो तो सीधा शहर की तरफ जा रहा है, तो अब उसे रोकने के लिए आर्मी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम मेजर क्रिस को भी देख पाते हैं, जो कि अगेन लास्ट मूवी के ही एक्टर हैं। यहाँ एक तरफ गवर्नमेंट के सारे बड़े नेता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री शंत्री, सबकी मीटिंग्स होती है, जहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि इस ट्रोल को खुला घूमने देना हम सभी के लिए बहुत
बहुत बड़ी मुसीबत हो सकता है। हम जानते हैं कि ये ज्यादा खतरनाक होते नहीं है, इंसान को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हमने लास्ट टाइम भी एक ट्रॉल के साथ में ऐसी बुरी हरकत कर दी थी। शायद ये हमसे कहीं दूर चले जाना चाहते हैं खुली वादियों में, तो क्यों ना इन्हें जाने दिया जाए। लेकिन बाकी सभी का कहना होता है कि इनके पैर इतने बड़े होते हैं कि अगर ये चलते हुए भी जाएं तो काफी सारे घर तबाह होंगे, घरों के अंदर रहने वाले परिवार भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमें उसे बीच रास्ते में ही रोकना पड़ेगा। वही हम योटन को देख पाते हैं जो कि चलते चलते एक बहुत बड़े क्लब के पास पहुंच गया था। यहाँ नीचे क्लब के अंदर दारू शारू पार्टी चल रही थी। लोगों को तो क्या पता था कि यहाँ पर ये धमधम की आवाज कैसे हो रही है, लेकिन तभी वो बड़ा ट्रॉल ऊपर की छत तोड़ करके जो मेन लीड डांसर था, जो कि कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था, उसे अपने मुंह में फुदका देता है, यानी कि उसे खा जाता है। और फिर कुछ और बदमाश लोग जो कि उस ट्रॉल की वीडियो बना रहे थे, गुस्से में आकर के यूटन उन्हें भी हाथ में उठा करके अपने मुंह में सटका लेता है, यानी कि उनका कचूमर बना करके खा जाता है। एंड द CGI एंड VFX आर एपिक। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया CGI का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड किसी एनिमेटेड कार्टून को लेकर के आ गए हैं। बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक फील आ रही थी इस सीन की। अब इस क्लब से उस ट्रॉल को दूर भगा देने के लिए यहाँ पर मेजर क्रिस अपने हेलीकॉप्टर से बहुत सारे गन शॉट फायर करता है, मिसाइल्स छोड़ता है। हालांकि इन धमाकों का तो उस पर कुछ इस्तेमाल होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रिस और उसका साथी अमीर ये दोनों मिलकर के UV लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं यूटन पर। अब UV लाइट्स उस पर थोड़ा बहुत तो फर्क दिखाती है, लेकिन गुस्से में आया ट्रॉल एक हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में लेकर के उसका एक पंख तोड़ देता है और यहाँ पर अमीर अपने दोस्त क्रिस को आखिरी सलाम देता हुआ वहीं पर फूट जाता है। यहाँ पर क्रिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करने वाला था, UV लाइट्स को 100% से भी ज्यादा फुल पोटेंशियल पे यूज करके। लेकिन ट्रॉल इंसानों को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो तो सिर्फ कहीं आगे दूर चला जाना चाहता था, इसलिए वो बिना लड़ाई किए आगे निकल जाता है। यहाँ पर ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो जाना कहाँ चाहता है, उसका आखिरी मकसद क्या है। इसलिए उसके मकसद को जानने के लिए क्रिस यहाँ पर आंद्रेयास और नोरा को एक खास गुफा के बारे में बताता है, जहाँ पर कभी ट्रॉल राजा ने सबसे फर्स्ट ट्रॉल किंग के बेटे को अगवा करके रख लिया था ताकि उसके बाप को बुला करके उसे खत्म किया जा सके। तो अब नोरा, रडानी, आंद्रेयास और क्रिस पहुंच जाते हैं सीधा उसी गुफा में। मीनवाइल एक छोटा सा कॉमेडी सीन भी आता है। फर्स्ट मूवी के अंदर एक बूढ़ा कपल होता है जो कि अपने घर के लिए कुछ वॉलपेपर, कुछ पेंटिंग्स वगैरह खरीद रहे थे ताकि दीवारों पर लगाई जा सके, लेकिन ट्रॉल ने आकर के पूरे घर को ही बीच में से तोड़ फोड़ दिया था। एंड सेम गोज विद द सेकंड मूवी। यहाँ पर भी वो बेचारा अपनी वाइफ के साथ में घर के लिए वॉलपेपर्स का जुगाड़ लगवा रहा था, लेकिन ट्रॉल आकर के एक ही लात में घर बीच में से तोड़ देता है। अब यहाँ पर बूढ़ा कहता है बूढ़ी को कि यार घर ही नहीं बचा तो वॉलपेपर कहाँ लगाएंगे, उसे तो वापस रैक में रख दो, खाली हाथ आ जाओ। वेल सीन अगेन शिफ्ट होता है नोरा पर, जो कि इस वक्त इस खाली से गुफा के अंदर आकर के कुछ उन पुराने रहस्यों को खोजने लगती है जिससे कि बात करी जा सके उस बड़े योटन से। तभी उसे याद आता है कि जो सेंट ओलाफ था, यानी कि आज से करीब 1000 साल पहले क्रिश्चियनिटी को आगे उजागर करवाने के लिए सेंट ओलाफ को ये आदेश दिए गए थे कि इंसानों के बीच में से इन ट्रॉल्स को हमेशा के लिए हटवा दिया जाए। तो उसने एक एक करके सभी को मारना शुरू कर दिया था, लेकिन जो किंग ट्रॉल था, मतलब कि जो सबसे बड़ा ट्रॉल था, उसे मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, इसलिए उसे लालच दिया गया। सबसे पहले उसके छोटे बेटे को इस गुफा के अंदर कैद कर दिया गया ताकि अपने बेटे को जब वो बड़ा ट्रॉल ढूंढता हुआ आए तो इस गुफा में नीचे गिर के उसकी मौत हो जाए। और सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था। हालांकि किंग ट्रॉल तो मारा गया, लेकिन उसका बेटा अब न जाने इन गुफाओं में कहाँ है, इन 1000 सालों में उसका क्या हुआ है वो हमें अभी तक नहीं पता। तभी नोरा के पास जो वही छोटा पत्थर था वो उसे गुफा के अंदर टंकारने लगती है, यानी कि उसे टक टक की आवाज निकालने लगती है और उस आवाज के साथ में वही अपनी माँ की दी हुई लूरी गाने लगती है। तो जो 1000 सालों से पुराना किंग ट्रोल का बेटा, नेचर या फिर कहें कि कुदरत उस गुफा में मौजूद था, वो निकल करके बाहर आ जाता है। हालांकि इंसानों को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ट्रोल को इंसानों की लैंग्वेज बेहद आसानी से समझ आ रही थी। यहाँ पर नोरा उसे बताने की कोशिश करती है कि तुम्हारी ही जाति का एक पर्सन, यानी कि यूटन, वो इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हालांकि हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि तुम भी कहीं दूर इंसानी जाति से कहीं चले जाओ ताकि तुम भी जी सको, हम भी जी सके। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से कोई फायदा नहीं है। ये बात उस नेचर को समझ में आ जाती है। एंड देन मूवी में आता है एक ग्रैंड एपिक सीन जहां पर नोरा उस यूटन के सामने खड़ी होती है। ऐसा लग रहा था कि यूटन सिर्फ उसे एक पैर मार करके कुचल करके चकनाचूर कर देगा, लेकिन तभी उसके बचाव में पीछे से निकल आता है नेचर। अब इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गर्मा गर्मी करते हैं। नेचर का बताना था कि यूटन इंसानों से दूर चले जाओ,
लेकिन यूटन का बताना था कि इंसानों ने मुझे 100 सालों तक एक जगह पर बांध करके रखा, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, तो मैं तो इनसे बदला लेकर के रहूंगा। और गुस्से में आया यूटन बर्फ की मोटी झिल्ली पर खींच के लात मारता है तो बीच में दरार आ जाती है और उस पानी पर जमी बर्फ को जब बीच में से चटकाया जाता है तो छेद हो जाते हैं और सीधा नेचर उस पानी के अंदर गिर जाता है। नोरा चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाते और फिर वो बड़ा यूटन अपना रास्ता नीदारोज की तरफ करके निकल जाता है। मैप में जब ये लोग देखते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि नीदारोज पहले वो जगह हुआ करती थी जहां पर सेंट ओलाफ रहा करता था। तो हो सकता है कि शायद ये ट्रॉल नीदारोज जाकर के सेंट ओलाफ या फिर वहां के लोगों से बदला लेना चाहता हो, तो इसलिए हमें वहां पर जाकर के ही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तभी नोरा को याद आता है कि ये जो ट्रोल्स होते हैं इन्हें चर्च की बेल यानी कि घंटियां पसंद नहीं आती है। वहां पर एक बहुत बड़ा चर्च है, उसकी घंटियों को बजाकर शायद हम इसे रोक सकें या कुछ समझा सकें। तो चलो डायरेक्टली नीदारोज चलते हैं। अब नीदारोज आने के बाद में यहाँ पर इन्हें एक चर्च की मालकिन मिलती है जिनका नाम होता है आंट येनेफर। उनका बताना था कि जब क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद में, वैसे टोटलिटी बताऊं तो 2000 साल तो हो ही चुके हैं उस बात को, तो ये बात होती है कि ईसा मसीह के 1000 साल के बाद में जब इंसान और ट्रोल्स साथ में रहा करते थे तो सेंट ओलाफ करके जो नीदारोज के पहले किंग हुआ करते थे उन्हें ही ये काम दिया गया था कि अब इंसानों को फलने फूलने देने के लिए इन बड़े राक्षसों को धरती से हटाना पड़ेगा। लेकिन अचानक से वो एक दिन गायब हो गए। क्या पता वो मारे गए या फिर उनकी कब्र को कहीं छिपा दिया गया, ये आज तक एक राज बना हुआ है। वैसे किताबों में ये लिखा हुआ था कि उन्हें एक जंग के दौरान टोटल 3 जख्म मिले थे, एक पैर पर, एक दिल पर और एक गले पर। अब ये लोग एक चर्च में बनी अंदर की गुफा के ठेठ एंड पोर्शन तक पहुंच जाते हैं जहां पर सिर्फ बंद दीवारों के अलावा और कुछ नहीं था। एक पेंटिंग भी बनी हुई थी और गलती से आंद्रियास से एक पेंटिंग में से एक पत्थर का टुकड़ा गिर जाता है। वहां पर एक होल बना हुआ था, आंद्रियास उसे फिट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिट करते हुए बूढ़ी आंटी येनेफर को ये लगता है कि ये तो वो प्लेस था जहां पर किंग ओलाफ को पहली चोट लगी थी, दूसरी चोट लगी थी दिल पर, तो वहां पर भी उसे एक और टूटा पत्थर मिलता है जिसके हटा देने पर उन्हें एक छेद मिलता है, और तीसरी चोट लगी थी गले पर, तो वहां से भी हटा देने पर इन्हें एक पत्थर मिलता है कि एक होल। और जो आग जलने वाली मशाले होती है तो उन मशालों को डंडी की तरह या फिर कहीं की एक चाबी की तरह इस्तेमाल करते हुए ये लोग उस दरवाजे को गोल घुमा करके खोल पाते हैं। ये हैरी पॉटर के थोड़े से द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स खोल देने वाली वाइब दे रहा था मुझे। खैर अंदर आ जाने पर इन्हें द ओरिजिनल सेंट ओलाफ की कब्र मिलती है जिसके कपड़ों में उन्हें आधा फटा लेटर भी मिलता है। उस आधे फटे लेटर में ये लिखा था कि ट्रोल्स को भगाना तो है, हटाना तो है, लेकिन उन्हें एक सेफ प्लेस दे डालना है, उन्हें जान से नहीं मारना है। जबकि इंसानों में उस आधे फटे लेटर से ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई थी कि हटा देना है इसका मतलब मार देना है, जबकि सच्चाई तो ये थी कि सेंट ओलाफ उन सभी ट्रोल्स को बचाना चाहता था, उन्हें एक स्पेसिफिक प्लेस दे डालना चाहता था ताकि ये लोग वहां पर शांति से रह सके। लेकिन जब वो ट्रोल से जंगे करता था, उन्हें हराता था, उन्हें मारता था, तो वह काम सिर्फ अपनी तलवार से कर पाता ऐसा मुमकिन नहीं था। जरूर कुछ जादुई चीज उसके पास थी और वो जादुई चीज थी चर्च का पानी। जब चर्च के पानी से चांदी की चाकू पर एक परत बनाकर पत्थर को काटा गया तो वो पत्थर कट गया, यानी कि इस ट्रोल को इस बार इस चर्च के पानी से रोका जा सकता था, और पानी तो चर्च का बहुत कम था। तभी यहाँ पर आंट येनेफर बताती है कि सेंट ओलाफ की झील जो कि पुराने दस्तावेजों में बहुत ज्यादा फेमस थी, यहाँ पर इतना सारा जो पानी है तो देखा जाए तो ये सेंट ओलाफ की झील ही तो हुई, यही पानी उस ट्रोल को हराने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखते ही देखते पूरे शहर के लोग यानी कि नीदारोज के जितने भी लोग थे वो आकर के इस पानी को बाल्टियों में भर भर के टैंक्स में डालने लगते हैं, ड्रम्स भरने लगते हैं, बहुत सारे गोलों में डालने लगते हैं। और जब भीम काय ट्रोल यूटन यहाँ नीदारोज में पहुंच जाता है तो पूरी की पूरी आर्मी उन सभी गोलों का, बम गोलों का, ड्रम्स का इस्तेमाल करती है। इवेंचुअली यहाँ पर उसका ध्यान भटकाने के लिए आंट येनेफर और आंद्रियास उस चर्च की बेल को भी धनाधन बजाने लगते हैं ताकि ट्रोल का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन गुस्से में ट्रोल इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि गार्डन में पड़ा एक पेड़ उठा करके सीधा चर्च पर दे मारता है जहां से उसकी बेल गिर जाती है और इन दोनों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसके बाद में लड़ाई जमीन पर ही होती है। ये सभी लोग जमीन पर मौजूद होकर उसके ऊपर धनाधन उस हॉली वाटर के गोले मारने लगते हैं। तब इन्हें एक बात समझ में आती है कि ये जो इतना बड़ा पहाड़ का दिल है यानी कि ट्रोल, ये बाहर से तो मर नहीं सकता लेकिन इसके अंदर भी एक धड़कती हुई धड़कन है, अगर उस तक ये पानी पहुंच जाए तो शायद इसे मारा जा सकता है। तब जाकर इन्हें पता चलता है कि इनके पास तो अब सिर्फ एक ही कैन बचा है उस हॉली वाटर का, तो अगर सीधा ये कैन उसके मुंह में डाल दिया जाए तो कुछ जाकर के बात बन सकती है। अब जहाँ एक तरफ जमीन पर रेदानी
और नोरा अपने गन शूटर से उसके ऊपर धनाधन शूट करते जा रहे थे, वहीं पर क्रिस अपने हेलीकॉप्टर में आंद्रियास को उस कैन के साथ में ले जाता है। उनका ये प्लान था कि जब इन दोनों को मारने के लिए ट्रॉल ऊपर देखेगा तो ये ऊपर से उस कैन को नीचे उसके मुंह में फेंक देंगे और डेटोनेटर से उस कैन को ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन ट्रॉल उनके ऊपर वार करता है, इसलिए क्रिस को डायरेक्शन बदलनी पड़ती है और इसी चक्कर में कैन पर जो बंदा बॉम्ब था उसका डेटोनेटर नीचे गिर जाता है। यानी कि अब उस कैन को मैन्युअली फोड़ना पड़ेगा और ये काम तो एक ग्रेनेड के साथ ही हो सकता था। जहां पर आंद्रियास कहता है कि ये रिस्क मैं लूंगा, तुम मुझे बस उस ट्रॉल के मुंह तक पहुंचा दो। वहां पर आने से पहले वो एक बार अपनी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट होती है उसे लास्ट बार कॉल करता है और ये कहता है कि अगर एक कुर्बानी लाखों की जिंदगी बचा सके तो फिर वो कुर्बानी नहीं बल्कि शहादत होती है। और अपनी वाइफ को लास्ट बार बाय करके वो सीधा एक ग्रेनेड के साथ में उस कैन को लेकर के कूद जाता है ट्रॉल के मुंह में और देखते ही देखते वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से उस ट्रॉल का दिल दहल जाता है और बॉडी पूरी लावे की तरह झुलसने लगती है। इन बिटवीन यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए नेचर भी पहुंच जाता है, जो कि अपना एक हाथ खींच करके मारता है और उसका दिल बाहर निकल लेता है। एंड दिस सीन वाज लिटरली एपिक, वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ दिस मूवी, जहां पर एक बड़े धुरंधर ने दूसरे बड़े एनिमल को कूट दिया और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब इस मूवी के देखा जाए तो दो पोस्ट क्रेडिट सीन है। फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर ये दिखाया जाता है कि अपने उसी नॉर्वे के छोटे से घर के अंदर अब नोरा भी रहती है, उसके साथ में क्रिस, रिडानी और आंद्रियास की वाइफ जूली भी रहा करती है, जिसका वो एक छोटा सा बच्चा हो गया है। और अपने ट्रॉल भाई साहब यानी कि नेचर ये पहुंच जाते हैं खुद ही नेचर के अंदर। वहीं सेकंड वाले पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम ये देख पाते हैं कि एक गवर्नमेंट एजेंट को उस महाकाल यूटन का एक छोटा सा बेटा मिल जाता है जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यानी कि अब ट्रॉल 3 भी आएगी। वेल, आपका इस पर क्या कहना है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी कमेंट्स पे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद ऐसी ही एक और बेहतरीन मूवी हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।